अकाउंटिंग तो सीख ली कोर्सेज से, लेकिन जो अकाउंटिंग का नॉलेज हमें इंटरव्यू के लिए तैयार करना है वो हमने नहीं तैयार किया। उसकी वजह से हमें इंटरव्यू में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कारण ये होता है कि ऑन टेबल जब से इंटरव्यूअर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो काफ़ी हेजिटेशन होने की वजह से या लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से आप उन क्वेश्चंस को सही तरीके से आंसर नहीं दे पाते और जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन होता है। तो मेरे इस वीडियो सीरीज़ में ये तीसरा पार्ट है और आप ये पूरी तीनों वीडियो जब देखेंगे तो आप किसी भी अकाउंटिंग जॉब में कोर अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ दे पाओगे। कोई भी आपको अकाउंटिंग इंटरव्यू में रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो पूरे वीडियो ज़रूर देखें, सारे तीनों वीडियो देखिए, ये पार्ट 3 है, कंप्लीट देखिए और नोट्स बनाइए। ये कोर अकाउंटिंग रिलेटेड जॉब इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस थे। आने वाले टाइम में मैं आपको जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, टीडीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, पेरोल से रिलेटेड क्वेश्चंस, हर तरीके के क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कोर्सेज़ सीखने के लिए आप कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करिए और कोर्सेज को ज्वाइन करिए। चलिए देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में। जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, दिस इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड को समझने से पहले इन्वेंट्री वैल्यूएशन होता क्या है उस पर बात करते हैं। पहले देखिए, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो आपको स्टॉक वर्ड यूज कम करोगे, इन्वेंट्री वर्ड ज्यादा यूज करोगे। स्टॉक, इन्वेंट्री क्या होता है? स्टॉक होता है। और हर वो बिजनेस जो किसी न किसी स्टॉक की ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, यानी अगर वो ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है तो उसकी बुक्स में ये स्टॉक जरूर नजर आता है। कहां कहां नजर आता है ये भी मैं बता देता हूं कि एक तो होता है ट्रेडिंग अकाउंट और एक होता है आपका बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको स्टॉक दो जगह नजर आता है। एक तो आप ओपनिंग स्टॉक की तरह दिखाते हो, कहां पर? डेबिट साइड में। और एक आप क्लोजिंग स्टॉक की तरह दिखाते हो, कहां पे? क्रेडिट साइड में। और ये आईडीए से नहीं दिखाया जाता, इसकी पूरी वैल्यूएशन होती है, इसकी पूरी वैल्यू निकाली जाती है और वही वैल्यू के आधार पर हम लोग यहां पर इसको डिस्प्ले करते हैं। और यही जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा बैलेंस शीट में असेट साइड में नजर आता है, करंट असेट में। और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है स्टॉक, याद रखिएगा किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूं तो। क्योंकि आप जब कोई गुड्स खरीदते बेचते हो और गुड्स के व्यापारी होते हो तो आपको उस गुड्स पर आपने, अगर जीएसटी के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। हम लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस में जो भी चीजें खरीदते हैं और उस पर जो टैक्स चुकाते हैं उसकी हम क्या क्लेम करते हैं? आईटीसी क्लेम करते हैं। अपनी लायबिलिटी कम करते हैं हम, अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की लायबिलिटी, जीएसटी की लायबिलिटी। तो गवर्नमेंट हमें ये मैंडेट करती है कि आपको अपना स्टॉक रिकॉर्ड भी रखना है। क्या करना है? क्योंकि आप उस स्टॉक पर बेनिफिट लेते हो तो आपको स्टॉक रिकॉर्ड रखना मैंडेटरी होता है, याद रखिएगा। और उस वजह से आपके ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसमें भी ये स्टॉक रिफ्लेक्ट करता है, हमें दिखाना होता है और ये जेन्युइन दिखाना होता है। और इसके लिए जो हम वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उन्हीं को हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कहते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, आपने नाम सुने होंगे, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, कई तरह के मेथड्स इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कितने प्रकार के होते हैं। हमारे बिजनेस में जो भी स्टॉक होता है उसकी वैल्यू निकालने के लिए और उसकी वैल्यू को काउंट करने के लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करते हैं और अलग अलग बिजनेस की अलग अलग थिंकिंग होती है। कोई बिजनेस पहले आई हुई चीज को पहले बेच देता है, कोई बिजनेस बाद में आई हुई चीज को पहले बेच देता है, कोई बिजनेस सारी वस्तुओं का कंबाइंड टोटल लगा के उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट इन्वेंट्री करता है तो उससे जो वैल्यू आती है उससे बेचता है। तो जो पहला कॉमन मेथड होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का होता है फीफो, फर्स्ट इन
फर्स्ट आउट। इसको देखिए समझिए आप, ये फीफो मेथड क्या होता है कि जैसे आपने कोई 10 यूनिट खरीदी किसी वस्तु की 100 रुपए में, और उसके बाद आपने 10 यूनिट खरीदी 120 में। पहले कौन सी वाली खरीदी? 100 वाली, बाद में 120 वाली। अब अगर आपको 10 यूनिट का सेल का ऑर्डर लगा है, 10 यूनिट बेचनी, तो कौन सी जाएगी? 100 वाली जाएगी। यानी 10 × 100 बराबर 1000 रुपए का माल पहले जाएगा, ये वाला पहले वाला। तो आपके पास जो रिमेनिंग यानी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा वो कितना बचेगा? 1200 रुपए। तो फीफो मेथड में क्या हुआ? 1000 वाला माल पहले चला गया, 1200 का माल बच गया, तो आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई? 1200। वहीं जो लीफो मेथड होता है, जो कि नॉट परमिटेड अंडर इंडियन एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये परमिट नहीं होता है, याद रखिएगा। यूएस गैप में इसका परमिशन होता है लीफो मेथड का। तो ऐसे केस में, ज्यादातर केसेस में, हमारे केस में हम इंडिया में इंडियन एस के अनुसार फीफो मेथड यूज करते हैं। लीफो में क्या होता है? उल्टा होता है। लास्ट में जो आया वो पहले चला जाएगा। जैसे ये 10 120 वाला पहले चला गया, और आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा? 10 का ही रह जाएगा। अगर आप क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो आपका प्रॉफिट कम आएगा, याद रखिएगा। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आ जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट कम आ जाएगा। तो लीफो मेथड से आपका 1000 रुपए का स्टॉक बच रहा है, जबकि फीफो मेथड से 1200 का। सेम एग्जांपल की बात कर रहा हूं। तो ये डिफरेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनमें ये अलग अलग नियम होते हैं कि कौन से मेथड से आप अपनी इन्वेंट्री की क्या कर सकते हो? वैल्यू कर सकते हो। ओके। और यहां पर आप देखिए, ये देखो लिखा हुआ भी है ना, लोअर द प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज में क्या होता है? टोटल, जैसे अभी वेटेड एवरेज में ये होता है कि मैंने 10 यूनिट 100 रुपए वाली खरीदी और 10 यूनिट 120 वाली खरीदी, तो टोटल यूनिट कितनी हो गई? 20 यूनिट हो गई। लेकिन वैल्यू कितनी होगी 20 यूनिट की? 2200। अब आप इस 2200 में 20 का भाग दे दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 110 रुपए एवरेज कॉस्ट आ गई आपकी। अब आप जो भी यूनिट बेचोगे वो 110 के हिसाब से बेचोगे, तो ये वेटेड एवरेज कहलाता है, याद रखिएगा। और कई सारी इंडस्ट्री और कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है जो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड यूज करती है। मतलब वो, क्योंकि आप समझिए हर चीज की प्राइस अलग अलग है। जैसे कार की बात करूं तो हर कार की प्राइस अलग होती है, उसमें कोई आप फीफो लिफो थोड़ी यूज करोगे। कि आपने पहले 10 मारुति अल्टो खरीदी अपने बिजनेस में, उसके बाद आपने 10 मान लो BMW खरीदी, तो अब आपने बेचते वक्त बोला कि यार अपने को तो फीफो के हिसाब से चलना है, तो BMW बेची और फीफो के हिसाब से ऑल्टो की रेट पे चिपका दी। ऐसा नहीं होता है। कस्टमर आएगा, BMW लेगा तो BMW की प्राइस पे करेगा, अल्टो लेगा तो अल्टो की प्राइस पे करेगा। तो प्रॉपर्टी हुआ, मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, इसमें स्पेसिफिक आइटम की स्पेसिफिक कॉस्ट हम कंसीडर करते हुए बिलिंग करते हैं बेसिकली। तो उसमें कोई लिफो फीफो नहीं चलने वाला है, वहां पर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड से हम बिल बनाते हैं। लिफोन फीफोन ये सुटेबल किन के लिए होते हैं? जब बल्क में कोई चीज खरीदी बेची जा रही है उसमें। ओके। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, जहां पर स्टैंडर्ड कॉस्ट ली जाती है, एक्चुअल कॉस्ट की बजाय स्टैंडर्ड कॉस्ट, याद रखिएगा। तो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में ज्यादातर ये यूज आता है। तो कुल मिलाकर ये है कि इन्वेंट्री यानी स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए जो मेथड्स यूज होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे एक सवाल में इन्होंने पूछा भी है, फीफो में और लिफो में क्या फर्क है? तो अभी अभी आपने बताया, जो पहले आया माल पहले जाएगा तो फीफो, लास्ट में आया माल अगर हम पहले बेच रहे हैं तो वो लिफो, राइट? व्हाट इज परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम? देखिए परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में भी फर्क बताता हूं। परपेचुअल का मतलब यह होता है कि जैसे आप अकाउंटिंग रियल टाइम करते हो, रियल टाइम, तो इन्वेंट्री भी रियल टाइम मैनेज होनी चाहिए। आज आपके पास कोई कस्टमर आया, आपकी दुकान से 10 आइटम कोई चीज ले गया, तो ऑटोमेटिकली 10 आइटम क्या होने चाहिए? आपकी बुक्स में कम हो जाने चाहिए। तो वो परपेचुअल सिस्टम कहलाता है, रियल टाइम सिस्टम, याद रखिएगा। जबकि पीरियोडिक में यह होता है कि हम लिखते नहीं है। जैसे एक आपने किराने वाले को देखा होगा, किराने वाला आइटम बेच रहा है, आप जा रहे हो उससे चीजें खरीद रहे हो, तो आपने कहीं देखा उसका वो लिखने बैठ रहा है, बिक रहा है बिक रहा है बिक रहा है, उसका माल बिक रहा है। जब वो देखता है कि यार ये बॉक्स मेरे खत्म होने को आया, तो ऑर्डर दे देता है। तो वो हमेशा अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड में नहीं लेता है, वो एक कभी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार उसकी सारी काउंटिंग करता होगा। तो वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कहलाता है, याद रखिएगा। ज्यादा एक्यूरेट कौन सा माना जा सकता है? परपेचुअल एक्यूरेट माना जा सकता है। चलिए इसका भी एग्जांपल देखते हैं।
जब आप अपनी रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम मैनेज करते हैं, इमीडिएट इफेक्ट से हर सेल और परचेज के बाद आपकी स्टॉक में जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड होता है और आपका स्टॉक हमेशा अप टू डेट रहता है। और सॉफ्टवेयर का आप इसमें यूज करते हो, जैसे टैली की मैं बात कर रहा हूं या कोई सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर में हम परचेज की एंट्री करते ही आपका माल बढ़ जाएगा, सेल की एंट्री करते ही माल की वैल्यू मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो वो परपेचुअल सिस्टम कहलाता है, याद रखिएगा। और परपेचुअल सिस्टम में हमेशा आप सॉफ्टवेयर की मदद लेते हो, बार कोड मशीन की मदद लेते हो, स्कैनर की मदद लेते हो, पीओएस सिस्टम की मदद लेते हो, तो सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ये आइटम आपके पास इतना पड़ा है, ये आइटम आपके पास इतना पड़ा है, ये खत्म होने को आया है, ये डेंजर लेवल पर है, ये क्रिटिकल लेवल पर है, ये एक्सेस मात्रा में पड़ा है, ये बिक भी नहीं रहा है काफी लंबे टाइम से। ये सारे जवाब कौन दे देता है? सॉफ्टवेयर दे देता है, तो वो परपेचुअल सिस्टम कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। हम मॉल में जाते हैं, ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, मान लो वहां पे रिलायंस स्मार्ट में गए, सामान अपनी गुम के अपनी टोकरी में डाला और टोकरी लेके पहुंच गए किधर? काउंटर पे। काउंटर पे वो बिलिंग कैसे करता बताओ मुझे? स्कैन करके करता है, बारकोड मशीन होती है, लेता है, उसके सामने सिस्टम लगा होता है, स्कैन करता है, लेता है, स्कैन करता है, लेता है। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसने कोई आइटम उठाया और वो स्कैन करने लगा और स्कैन नहीं हुआ तो उसने बोला कि ये साइड में रख लो? हुआ? किसी के साथ हुआ ऐसा? मेरे साथ हो रखा है, आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार क्या होता है, कोई आइटम आप ले रहे हो, या तो वो आइटम पे बार कोड नहीं है, या वो आइटम किसी स्कीम के साथ है, तो वो आपको बंदा बोलेगा कि वो उसकी मशीन में आ नहीं रहा है, कैच नहीं हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि ये नहीं आ सकता क्योंकि वो बिल में जाएगा ही नहीं। अच्छा, वो मैनुअल सिस्टम तो कुछ कर नहीं रहा है, मशीन से सारे आइटम इंक्लूड कर रहा है आपके बिलिंग में और बिल बना रहा है। और वहां पर क्या हो रहा है, जैसे ही बिल बनाया होगा, जितनी चीजें आपने खरीदी है वो ऑटोमेटिक उस मॉल की क्वांटिटी में से क्या हो गई होगी? कम हो गई होगी। वो परपेचुअल सिस्टम पे चलता है, सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म, ऑटो मैकेनिज्म। समझ रहे हो? जैसे आपने किसी चीज की 5 यूनिट बेची, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक में से उस चीज की 5 यूनिट क्या कर देगा? कम कर देगा। रियल टाइम बेसिस आपकी इन्वेंट्री अपडेट होती रहती है। जैसे आपने किसी चीज की 10 यूनिट खरीदी, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 10 यूनिट आपकी उस इन्वेंट्री में जोड़ देगा रियल टाइम बेसिस पे। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम। रियल टाइम आपके स्टॉक का डेटा इस सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। समझ रहे हैं? इस सिस्टम में आपको हमेशा यह पता रहता है कि कौन सा स्टॉक खत्म होने वाला है, कौन से स्टॉक बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ा है आपके पास। हमेशा इसका आप देखोगे पता पड़ जाएगा कि ये हमें मंगाना है, ये नहीं मंगाना है, ये बहुत ज्यादा पड़ा है, ये कम हो गया, ये मंगाना, ये सारी चीजें, ठीक है। और जो लार्ज मूविंग बिजनेसेस होते हैं, जो फास्ट मूविंग बिजनेसेस होते हैं, जो बड़ी बिजनेसेस होते हैं, उनके लिए ये सिस्टम बहुत यूजफुल रहता है। वरना अच्छा, एक और चीज, एक और सवाल आपसे मेरे को, कभी किसी दुकान पे गए और दुकान वाले से आपने कोई चीज मांगी, तो उस दुकान वाले से ये आंसर आपके सामने आया कि ये तो नहीं है, ये अभी खत्म हो गया, परसों तक आएगा? आया? अब एक बार आप उस दुकान पे गए, उसने बोला कि ये खत्म हो गया सर, ये कल ही खत्म हुआ है, अब 2 दिन बाद आएगा। दूसरी बार आपके साथ दोबारा वही आंसर आता है, गए आप 4 दिन बाद किसी चीज को लेने, वो बोले कि नहीं है, तो तीसरी बार मुझे नहीं लगता आप उस दुकान पे जाओगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेसमैन के पास नो का जवाब नहीं होना चाहिए कि ये चीज हमारे पास नहीं है। कस्टमर एक बार आ सकता है लौट कर, दूसरी बार नहीं आएगा। इसलिए कोई भी स्टॉक आपके पास अगर परपेचुअल सिस्टम लगा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये खत्म होने वाला है, तो होने से पहले क्या कर लो? ऑर्डर कर लो। अगर आपके पास वो सिस्टम नहीं है, आप रेगुलर बुक कीपिंग नहीं करते हैं, आपके पास परपेचुअल सिस्टम नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, तो कोई चीज खत्म हो जाएगी, बाद में पता पड़ेगी है ही नहीं, ढूंढोगे तब पता पड़ेगी, फिर ऑर्डर करोगे, उसके बीच में 5 गिराक आपके खाली हाथ लौट जाएंगे। डिसएडवांटेज सिर्फ इस सिस्टम का है कि ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर और सिस्टम उन सब की जरूरत पड़ती है, बाकी कोई डिसएडवांटेज नहीं। और इसको मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की भी रिक्वायरमेंट रहती है, राइट। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक फिक्स पीरियड पर आप इन्वेंट्री को, रिकॉर्ड को चेक करते हैं। दिवाली की सफाई हो रही है साहब, अब सब माल एक बार निकाला दुकान से, फिर लेके अपने बच्चे को, बीवी को, सबको लेकर बैठ गए कि अब ये सब माल सिस्टम वाइज सफाई करके जमाएंगे, तो लिखते जाना है कौन सी चीज कितनी पड़ी, कौन सी चीज कितनी पड़ी। दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। कि साल में आप अपनी इन्वेंट्री सिर्फ एक ही बार चेक कर रहे हो, कब?
वो दिवाली की सफाई के वक्त कर रहे हो। तो ये पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। ये सिस्टम आपको रियल टाइम कभी भी आपकी इन्वेंट्री की ट्रैकिंग नहीं करेगा, याद रखिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि साल में एक ही बार करोगे। कई सारे लोग मंथली बेसिस पे करते हैं, कई सारे वीकली बेसिस पे करते हैं। हो सकता है डेली बेसिस पे तो बहुत मुमकिन नहीं होता इतनी इन्वेंट्री में, बट ये आप रियल टाइम कभी ट्रैकिंग नहीं कर पाओगे, ध्यान देना, ठीक है। आप अपनी परचेज और सेल को तो जरूर रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन इन्वेंट्री को आप जब फिजिकली काउंट कर रहे हो तभी सामने आ रही, तो एक्यूरेट पिक्चर भी नहीं आएगी आपकी कभी भी। परचेज और सेल के हिसाब से आपके पास 500 किटकेट होनी चाहिए दुकान में, और आपने वो किटकेट का काउंटर निकाल के गिना तो 450 ही है, 50 कहां गई? क्योंकि आप रियल टाइम पे रिकॉर्ड कर ही नहीं रहे। कभी आपने कोई बच्चा आया होगा उसको दे दी, रिकॉर्ड ही नहीं किया भैया, तो बुक्स में तो गायब हुई नहीं, बुक्स में तो वो खड़ी है और हकीकत में गायब होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू हैंडल ऑब्सोलीट इन्वेंट्री? ऑब्सोलीट इन्वेंट्री का मतलब यह होता है कि कई बार हमारे पास ऐसा माल भी होता है जो माल या तो बिक नहीं रहा है, ये खराब हो गया पड़े पड़े, या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से अब बिकेगा भी नहीं, आउट ऑफ फैशन हो गया, आउट ऑफ डेट हो गया है, या एक्सपायर्ड हो गया है, उसको हम एब्सोल्यूट इन्वेंट्री कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। जैसे मेरी दवाइयों की दुकान है साहब, अब भरा पड़ा माल अनाप शनाप, तो कई बार क्या होता है कि माल आ रहा है, आगे जम रहा है, वापस वहीं से बिक रहा है, वापस आगे जम रहा है, बिक रहा है, पीछे वाली बोतलें पड़ी की पड़ी रहेगी और एक्सपायर होगी। अब वो क्या होगी? खत्म खेल उसका। ऐसी इन्वेंट्री ऑब्सोलीट इन्वेंट्री कहलाती है। आपको उसको लॉस बुक करना होगा और कोई उपाय नहीं। अगर वो बिकने जैसी पिक्चर में है, देखिए उसमें भी दो तरीके हैं। एक्सपायर मेडिसिन तो बेच नहीं सकते, तो वो तो कंप्लीटली आपके लिए क्या है? लॉस है। तो आप वहां पर ये लिख सकते हैं इन्वेंट्री लॉस, एक लेजर बना लो और उसको उसमें ट्रांसफर कर लो, इन्वेंट्री लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज, और उस वैल्यू को आप कम कर दो। दूसरा कि भाई बिक तो रहा है, लेकिन ये इसकी कीमत तो मेरे लिए तो 1000 की थी, अब ये 300 में ही बिक रहा है, तो 300 में सेल की एंट्री पास कर दो, खत्म करो। स्टॉक है, प्लस में भी बेचते हैं, माइनस में भी बेचते हैं, तो 300 की जब सेल करोगे 300 में एंट्री पास करोगे आप, वो ऑटोमेटिकली लॉस निकल कर आ जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। ओके, तो ये आपको करना होता है। व्हाट इज स्टॉक रिकंसिलिएशन? स्टॉक रिकंसिलिएशन का मतलब होता है कि बुक्स में जो स्टॉक दिख रहा है और फिजिकली जो स्टॉक है, कैलकुलेट करने के बाद दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को फाइंड आउट करना और रिमूव करना, ये स्टॉक रिकंसिलिएशन कहलाता है, यानी चेकिंग करना। ये बुक्स में अगर मेरे पास 1000 पीस है और एक्चुअल में मेरे पास 990 पीस ही है, तो 10 कहां गए? तो 10 का ट्रीटमेंट करना और बुक्स में भी 990 लेके आना, ये स्टॉक रिकंसिलिएशन कहते हैं। इसके लिए भी सॉफ्टवेयर में ऑप्शंस होता है, जैसे फिजिकल स्टॉक वाउचर होता है टैली वगैरह में, जिसमें आप ये 10 की एंट्री पास करके उस स्टॉक को 990 पे ला सकते हो, बुक्स में भी। तो वास्तव में स्टॉक कुछ और बोल रहा है, बुक्स में स्टॉक कुछ और बोल रहा है। कैलकुलेट करना, आपस में कंपैरिजन करना और कोई डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करके सॉर्ट आउट करना, दिस इज स्टॉक रिकंसिलिएशन कहलाता है। खाली डेबिट क्रेडिट तक अकाउंटिंग नहीं होती, अकाउंटिंग काफी आगे तक होती, राइट। सो ये था हमारा अगला पहलू, डेप्रिसिएशन और इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस का। अब लास्ट पहलू हम इस वीडियो का देखने वाले हैं, जो कि रिकंसिलिएशन और ऑडिट से संबंधित सवाल है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है? BRS। अब देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को समझने के लिए मैं वापस ले चलता हूं आपको व्हाइट बोर्ड पर। जैसे ये कॉमर्स हब एक बिजनेस है, इसका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में करंट अकाउंट है, समझ रहे हो? सारा लेन देन इस अकाउंट से ही होता है हमारा। अब आप समझिएगा कि आप जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने जाते होंगे तो भी आप अपनी बुक में रिकॉर्ड करते होंगे। जब भी आपका बैंक से आप किसी को चेक वगैरह इश्यू करते होंगे और बैंक से आपका विड्रॉल होता होगा, वो भी आप अपनी बुक्स में क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो।
अब आपने मान लो आपने बैंक में जाके 50,000 रुपए जमा कराए, तो आप क्या एंट्री करोगे? सेंट्रल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री आप अपनी बुक में करोगे। आपके पास के 50,000 आपके बैंक में चले गए, तो बैंक में भी तो वो 50,000 एक तरह से आपने बैंक को दे दिए, तो बैंक भी तो उसकी एंट्री करेगा, बैंक भी आपके डिपॉजिट की एंट्री करेगा, बैंक भी आपकी विड्रॉल की एंट्री करेगा, और बैंक उसका एक स्टेटमेंट आपको भेजेगा पीरियोडिक बेसिस पे, अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कि भैया ये आपने जो जो किया ये वो स्टेटमेंट है, उसको हम कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। अब जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा तो कई बार क्या होता है, बैंक ने जो ट्रांजैक्शन किए वो ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में नहीं मिलते हैं, और कई बार हमारी बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन है जो बैंक के उस स्टेटमेंट में नजर नहीं आते हैं, तो उस केस में हम उस डिफरेंस का पता लगाने के लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको कहते हैं बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यानी आप जो एंट्रियां कर रहे हो बैंक से रिलेटेड, वो बैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और बैंक जो कर रहा है वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका अगर कोई डिफरेंसेस हैं, उस डिफरेंसेस का कारण पता करते हुए आप एक स्टेटमेंट बनाते हो, समाधान पत्र बनाते हो, उसी को हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बीआरएस कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है, एक अकाउंटेंट को ये करनी पड़ती है पीरियोडिक बेसिस पर। ये अनिवार्य एक्टिविटी है जो आपके लाइफ में आपके सामने आके टकराने वाली है, करना ही करना है, ठीक है। अब तो हालांकि ये बहुत ऑटोमेटिक हो गया, जैसे टैली का जो नया रिलीज आया 6.1, उसमें ई बैंकिंग, कनेक्टेड बैंकिंग फीचर आ चुका है। अब धीरे धीरे एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसमें ये ऑप्शन है कि आपने अगर अपने बैंक को टैली में लॉगिन कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बैंक की सारी की सारी इंफॉर्मेशन टैली में आपको नजर आ जाएगी रियल टाइम बेसिस पर, और ऑटोमेटिक आप एंट्रियां बैंक स्टेटमेंट को टैली में आप इंपोर्ट करके, मतलब ऑटोमेटिक इंपोर्ट होता रहेगा, ऑटोमेटिक सब एंट्रियां उसमें पास होती रहेगी। तो बहुत मैकेनिज्म समय के साथ साथ क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। व्हाट आर द रीजंस फॉर डिफरेंस इन बैंक बैलेंस एंड कैश बुक? कैश बुक के बैंक कॉलम में और बैंक के बैलेंस में अगर मैच नहीं हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो क्या कारण हो सकते हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई कारण की वजह से बैंक का बैलेंस, जो बैंक ने जो हमें स्टेटमेंट भेजा उसमें जो बैंक बैलेंस दिख रहा है, और मेरे पास जो मैं अपनी बैंकिंग कर रहा हूं, और मेरी कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसका बैलेंस आपस में मैच नहीं होने के पीछे रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। बैंक ने कोई चार्जेस काटे तो बैंक थोड़ी आपके घर पे आके बताने आएगा कि भैया मैंने चार्जेस काटे, आपको कब पता चलेगा? जब स्टेटमेंट आएगा आपके पास। तो आपकी बुक्स में तो एंट्री हुई नहीं तब तक, तो वो रीजन है। बैंक ने आपको ब्याज दिया तो थोड़ी बैंक आके बताएगा, वो स्टेटमेंट से पता पड़ेगा, ये रीजन है। आपने आपके पास किसी कस्टमर का चेक आया, आपने अपनी बुक में आज ही डिपॉजिट की एंट्री पास कर दी और चेक ले जाके बैंक में जाके डाल दिया, अब क्लियर नहीं होगा तब तक बैंक में वो एंट्री नहीं आएगी, वो भी रीजन है। तो चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, समझ रहे हैं? कई बार चेक कोई डिसऑनर हो गया, आपको पता ही नहीं पड़ा, आपने डिपॉजिट की एंट्री पास कर रखी है, बैंक ने डिसऑनर कर दिया तो बैंक में वो गया ही नहीं, क्रेडिट नहीं हुआ। तो ये सब रीजन होते हैं, कई सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से आपका बैंक, आपकी बुक, कैश बुक का जो बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच नहीं करता है। और उन्हीं रीजंस को बताते हुए आप जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो उसको हम बीआरएस कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण। बुक्स के, हम जो बुक्स बनाते हैं, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसकी जांच पड़ताल ऑडिट कहलाती। ऑडिट एक सीए करता है, ध्यान देना, ठीक है। और ऑडिट के लिए नियम है, कानून है कि किनको ऑडिट करानी है। ऑडिट का पर्पज क्या होता है साहब? ऑडिट का पर्पज यही होता है कि आपकी बुक्स जो आपने बनाई है वो आपने एक्यूरेट बनाई कि नहीं बनाई। अब मैं आपको इसका ऑडिट का एग्जांपल भी समझाता हूं कि क्यों ये ज्यादा जरूरी होता है। अब आप समझिए, लाखों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं इंडिया में, आईटीआर फाइल करते हैं हर साल। वो आईटीआर में डेटा हम खुद सेल्फ डिक्लेयर करते हैं कि भाई हमने इतना कमाया, इतने हमारे डिडक्शन, इतने हमारे एग्जेम्पशंस, इतना हमारे एक्सपेंसेस, सब कुछ हम खुद डिक्लेयर करते हैं आईटीआर में।
करोड़ों लोग आईटीआर फाइल करते हैं, करोड़ों लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने आंकड़े स्वयं बताते हैं। अब करोड़ों लोग हर साल आईटीआर भर रहे हैं, तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए मुमकिन तो नहीं है, आईटी डिपार्टमेंट के लिए, कि भाई हर व्यक्ति के हर आंकड़े को एक एक करके ध्यान से चेक किया जाए। यहां तो चंद हजारों या लाखों एम्प्लॉय होंगे, मान लो 50,000 एम्प्लॉय संपूर्ण इंडिया में मान लो, तो 50,000 लोगों के ऊपर जिम्मेदारी कितने की है? 1 करोड़ लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने, 10 करोड़ लोगों ने, 7 करोड़ लोगों ने जो इनकम टैक्स में जो डेटा दिया है उसको चेक करने का कि वो सही दिया या नहीं दिया है। अब मैं आप में से किसी को बोल दूं कि ये 10,000 लोगों के आईटीआर है, आपको चेक करने हैं कि इन्होंने सही किया कि नहीं किया, आप नहीं कर पाओगे। एक आदमी के ऊपर हजारों लोगों का डेटा आता है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये मुमकिन नहीं है कि एक एक व्यक्ति के डेटा को क्या किया जाए, चेक किया जा सके। तो इस वजह से नंबर इतने ज्यादा होने की वजह से, स्टाफ रिसोर्सेज इतने कम होने की वजह से, इनकम टैक्स के जो रूल बने हुए हैं भारत में, जो ऑडिट के रूल बने हुए हैं कि भाई इनके डेटा के लिए स्पेसिफिक पर्सन, चार्टेड अकाउंटेंट को एक काम दिया जाता है कि इनके डेटा आपको ऑथेंटिकेट करने, चेक करने और ऑथेंटिकेट यानी साइन करके हम तक पहुंचाने। ये सीए लोग क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, उनके फाइनेंशियल डेटा की एक्यूरेसी को क्या करते हैं, चेक करते हैं और फिर ऑथेंटिकेट करते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, और फिर वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं, ऑडिटेड आईटीआर सबमिट करते हैं। मतलब उन्होंने अप्रूवल दी कि इन्होंने सब कुछ सही किया। ये जिम्मेदारी इनकम टैक्स ने उनको दी, उन्होंने उन क्लाइंट्स को, उनके डेटा को ऑडिट किया और ऑडिट करके वो ऑडिटेड डेटा इन आईटी डिपार्टमेंट को सबमिट हुआ। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का काम कहीं ना कहीं बढ़ गया, ये लोग देख रहे हैं। तो ये बीच के वो अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको ये कानून ने परमिशन दी है कि आप ठप्पा लगाओ, अपना साइन लगाओ, आपने साइन लगाया तो मैं सही मानूंगा। अब इसमें भी करप्शन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। इसमें भी कई सारे गलत ऑडिट रिपोर्ट्स तैयार करने की वजह से सीए कई सारे प्रॉब्लम्स में आते हैं, उनको जेलें भी होती है, उनकी डिग्रियां भी कैंसिल होती है, उन पर मुकदमे भी होते हैं, वो क्लाइंट के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा करते हैं तो वो भी फंसते हैं, लेकिन सारे करप्ट नहीं होते। और ये मैकेनिज्म नहीं करोगे तो करोगे क्या? चलो हम किसी पे विश्वास नहीं करें तो क्या 50,000 लोगों के लिए मुमकिन है 7 करोड़ आईटीआर चेक करना? 12 महीने यूं निकल जाएंगे, वापस अगले 7 करोड़ आ जाएंगे। सो ऑडिट एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत हमारी बुक्स की ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है ना, सर्टिफाइड जो पर्सन होता है उसके द्वारा, और फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो उसके द्वारा सर्टिफाइड होते हैं और वो सबमिट होते हैं आईटीआर के साथ, राइट? हिंदी में कहते हैं अंकेक्षण। कितने प्रकार की होती है ऑडिट? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। चलिए देखते हैं ऑडिट कितनी प्रकार की होती है। तो ऑडिट इज अ सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो एक्यूरेट, कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए रिलायबल है या नहीं है, याद रखिएगा। और अलग अलग प्रकार के एक्ट, अलग अलग प्रकार के पर्पस, अलग अलग प्रकार के कंडक्ट, अलग अलग प्रकार के स्कोप के आधार पे मैं ऑडिट को डिफरेंट टाइप में बता सकता हूं। चलिए देखते हैं कौन कौन सी ऑडिट होती है। सबसे पहली ऑडिट होती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेट है, बाय लॉ अनिवार्य है, याद रखिएगा। ये करता है चार्टेड अकाउंटेंट एनुअल बेसिस पर, कंपनियों को, एलएलपीज को, फर्म्स को, याद रखिएगा स्टैट्यूटरी ऑडिट करानी होती है, ओके। और ये कंप्लायंस के अनुसार अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं नहीं करते हैं, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट में विशेष तौर से इन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा जाता है और ये चेक किया जाता है। इंटरनल ऑडिट, कई बार क्या करती है कोई कंपनी अपनी खुद की एक ऑडिट टीम अपॉइंट करती है, ताकि बड़े लेवल की कंपनी है ना, बड़े लेवल का डेटाबेस है, बड़े लेवल का काम है,
तो वो खुद इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, प्रोफेशनल्स अपॉइंट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, जो कि उस कंपनी की पूरी इंटरनल कंट्रोलिंग को इवेल्यूट करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को इवेल्यूट करते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इवेल्यूट करते हैं। ये हालांकि मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस में ये मैंडेटरी होती है, याद रखिएगा। ओके। टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर किसी भी बिजनेस का 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है और अगर किसी प्रोफेशनल का 50 लाख से ज्यादा का एनुअल रिसिप्ट है, तो उसको अपने ITR, ऑडिटेड ITR फाइल करने होते हैं। इसको हम कहते हैं टैक्स ऑडिट 44AB के अंतर्गत। ये ऑडिट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है और इसके साथ साथ कुछ फॉर्म्स होते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट के रूप में सबमिट होते हैं, फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD। इनके बारे में भी जरूर नॉलेज रखें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार इन फॉर्म्स के बारे में। हालांकि ये टेक्निकल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। फिर होता है कॉस्ट ऑडिट। जो कंपनियां प्रोडक्शन कंपनियां होती है वो जनरली कॉस्ट ऑडिट कराती है, जैसे सीमेंट कंपनियां, फार्मा कंपनियां, फर्टिलाइजर कंपनियां कॉस्ट ऑडिट करवाती है, ताकि उनकी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है वो वेरीफाई कर सके, उनकी करेक्टनेस वेरीफाई कर सके। और ये कॉस्ट अकाउंटेंट करता है बेसिकली। CMA नाम सुना होगा आपने, CA, CMA, ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंट। अगला होता है मैनेजमेंट ऑडिट। ये किसी भी मैनेजमेंट के डिसीजंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इवेल्यूट करते हैं, ताकि जो मेन एरिया होता है स्ट्रेटजिक एरिया, जैसे प्रोडक्टिविटी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, प्लानिंग हो गया, उसको एग्जीक्यूट किया जाए अच्छी तरीके से। बड़ी बड़ी कंपनीज का काम है ये सब चीजें। ऑपरेशनल ऑडिट, बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनको एफिशिएंट या इफेक्टिव बनाने के लिए ऑडिट की जाती है, ताकि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और समय समय पर प्रॉपर बिजनेस कंप्लायंस कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी उसमें पता चल सके। फॉरेंसिक ऑडिट, ये एक नई प्रक्रिया चालू हो गई आजकल। ये फ्रॉड को, धोखाधड़ी को, फाइनेंशियल क्राइम्स को पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है डेटाबेस का, ध्यान देना। फॉरेंसिक ऑडिटर, जब मामले बड़े कोर्ट में चलते हैं, तब फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट होते हैं। ज्यादातर केसेस में बैंकिंग, गवर्नमेंट टेंडर्स और फ्रॉड के केसेस में फॉरेंसिक ऑडिट करवाई जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, IT ऑडिट कहते हैं इसको, जहां पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, जो IT सिस्टम्स लगे हुए हैं, उसको रिव्यू करना, उसकी टेस्टिंग करना, ये सब IT ऑडिट में आता है। प्रॉपर टाइम टू टाइम आपने बैकअप लिए नहीं लिए, एडिक्वेट बैकअप है या नहीं है, एक्सेस कंट्रोल, डेटा सिक्योरिटी, उन सबको इंश्योर करता है, वो IT ऑडिट कहलाती है। एनवायरमेंटल ऑडिट, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस का या कामकाज का एनवायरमेंट पे किस तरीके का इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको रिव्यू करती है एनवायरमेंट ऑडिट, याद रखिएगा। जो कि एनवायरमेंटल लॉज को ध्यान में रखते हुए वो कंप्लायंस आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और आप उसके अनुसार अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब ध्यान रखती है एनवायरमेंटल ऑडिट। और लास्ट है कंप्लायंस ऑडिट। ये किसी भी कंपनी का ये चेक करती है कि कंपनी लॉ का, रूल्स का, पॉलिसीज का प्रॉपर पालन कर रही नहीं कर रही है। सेबी के रेगुलेशंस को, लिस्टेड कंपनियां हैं तो वो पालन कर रही नहीं कर रही, कंपनीज हैं तो वो ROC के कंप्लायंसेस पालन कर रही नहीं कर रही है, लेबर कंप्लायंसेस पालन कर रही नहीं कर रही है, कंप्लायंस ऑडिट का काम होता है, याद रखिएगा। ओके, सो ये 10 प्रकार की ऑडिट मैंने आपके सामने अभी बताई। इंटरनल ऑडिट क्या होती है, ये उसी का सवाल है जो अपन ने बोला है कि कंपनी अपने खुद के कुछ प्रैक्टिशनर्स या प्रोफेशनल्स हायर करती है जो कंपनी के अंदर की पूरी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को देखें, और उसे हम कहते हैं इंटरनल ऑडिट। ऑडिटिंग में वाउचिंग क्या होता है? देखिए ऑडिट, मुझे एक चीज बताओ, आपको किसी ने बोला है कि यार ये चेक करना है, चेक क्या करोगे? चेक करने के लिए आपके पास वाउचर्स होने चाहिए, चेक करने के लिए आपके पास हर चीज के रिकॉर्ड होने चाहिए। तो वाउचिंग का मतलब ये होता है कि ये देखिए इंटरनल ऑडिट का भी यहां पर आया कि इंटरनल ऑडिट कंट्रोल्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस वगैरह वो ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रही है, असेट्स के सेफगार्डिंग रूल्स, कंप्लायंस फॉलो कर रही नहीं कर रही है, और बिजनेस का ऑपरेशनल एक्टिविटी एफिशिएंट या इफेक्टिव है नहीं है, ये सब इंटरनल ऑडिट का काम है। अब हम बात करते हैं वाउचिंग की। वाउचिंग एक प्रोसेस है जो आपने अकाउंटिंग एंट्री की है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। आज मैंने कोई एंट्री कर रखी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वास्तव में मैंने सैलरी दी कि नहीं दी, उसका वाउचर होना चाहिए।
आज मैंने कोई एंट्री कर रखी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वास्तव में मैंने रेंट चुकाया नहीं चुकाया उसका वाउचर होना चाहिए, तो वेरीफाई करना उन एंट्रियों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिनको हम वाउचर्स कहते हैं, ये वाउचिंग कहलाता है। ऑडिटिंग की बैकबोन है वाउचिंग, याद रखिएगा। चेकिंग, ऑडिटिंग, आज आप देखिए, आप किसी की भी पीएनएल देख रहे हो, पीएनएल में यहां एंट्री आ रखी है टू ऑडिट फीस, और मैंने पीएनएल में ऑडिट फीस में 15,000 लिखे हुए हैं, तो भाई 15,000 का कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए ना। आप ये 15,000 रुपए खर्चा किस बारे में, किस हिसाब से बता रहे हो? तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो वाउचिंग कहलाते हैं। ऑडिट तो उसी की होगी ना, एक एक चीज का चेक करेगा ऑडिटर। ये खर्चा बताया तो इसके प्रूफ कहाँ है, ये एसेट बताया तो इसका बिल कहाँ है, ये बताया तो इसका बिल कहाँ है। आप अपनी बुक्स में तो दिखा रहे हो, बिल कहाँ है, वाउचर्स कहाँ है? ओके, ताकि उस ट्रांजैक्शन की जेन्युइननेस पता की जा सके, ताकि एरर या फ्रॉड को डिटेक्ट किया जा सके, ताकि आपने सही समय में वो रिकॉर्ड मेंटेन किए वो पता लगाया जा सके, ये सारी चीजें। वाउचिंग में कॉमन वाउचर्स कौन कौन से होते हैं? इनवॉइसेस, सेल परचेज के लिए इनवॉइसेस होते हैं, रिसिप्ट पेमेंट्स, कैश मेमो, बैंक स्टेटमेंट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, गुड्स रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बिजनेस में जनरली यूज किए जाते हैं। ओके, अगला है हाउ डू यू डिटेक्ट अकाउंटिंग एरर्स। अकाउंटिंग एरर को आप कैसे पकड़ सकते हो? जब आप ऑडिट कर रहे हो बुक्स की, तब अगर किसी एंट्री से सपोर्ट में कोई अगर वाउचर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपने वो एंट्री किस बिहाफ पे की, उसका सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, तो हम उसको इजीली पकड़ सकते, फाइंड आउट कर सकते। इसीलिए ऑडिटर हमेशा क्या करता है, ऑडिट करते वक्त हर चीज का क्या मांगेगा आपसे? प्रूफ मांगेगा, सपोर्टिंग एविडेंस मांगेगा, डॉक्यूमेंट मांगेगा। इसीलिए जब आप अकाउंटिंग करते हो तो इन चीजों का आपको ध्यान में रखना होता है कि हम हर वो चीज जो बिजनेस में बता रहे हैं, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और डॉक्यूमेंट नहीं है तो वैसे ही पकड़ में आ गया, फॉल्ट है, एरर है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन? अच्छा, एरर में भी आप ये ध्यान दीजिएगा, एरर अकाउंटिंग में दो तरीके के होते हैं, सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। डबल साइडेड एरर नहीं पकड़ में आते हैं, बहुत मुश्किल होता है, प्रिंसिपली आप उसको पकड़ सकते हो जब आप बहुत डिटेल में आप अकाउंटिंग की समझ रखते हो। तब सिंगल साइडेड एरर आराम से पकड़ में आ जाएंगे, या तो उसको ट्रायल बैलेंस पकड़ लेगा या बैलेंस शीट पकड़ लेगी, और वो बाद में हम उसका रीजन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो एरर होते हैं ना, ये एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन उन्हीं में से एक है। अगर आप कोई चीज भूल ही गए हो लिखना, जैसे मैंने आज किसी को 5,000 रुपए स्टेशनरी वाले को पे किए थे, मैंने आके बुक्स में लिखना ही भूल गया, तो इसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। कि आप 5,000 चले भी गए बुक से और आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, आप डेबिट भी भूले और क्रेडिट भी भूले हो। और एरर ऑफ कमीशन का मतलब होता है वो एंट्री 2 बार लिख दी साहब आप, या 5,000 की एंट्री आपने 7,000 से कर दी, तो ये एरर ऑफ कमीशन है, आपके करने की वजह से गलती हुई, 5 की बजाय 7 लिख दिया। एरर ऑफ ओमिशन यानी भूल गए, एरर ऑफ कमीशन यानी आपसे हुई है गलती। व्हाट इज एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग करने के नियम होते हैं, याद रखिएगा, जिनको हम जनरली ध्यान में रखते हैं। जो जनरल नियम होते हैं उन्हें गैप कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो बरसों से चले आ रहे हो और जिनको आप दिमाग में रखते हो अकाउंटिंग करते वक्त। और अभी भारत में जैसे अकाउंटिंग एएसबी, इंडियन एएसबी है, जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये कुछ विशेष प्रकार की कंपनियों पे एप्लीकेबल होते हैं, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने माइंड में रखकर चलती है, याद रखिएगा। तो गैप और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप जनरली अकाउंटिंग करते वक्त ध्यान में रखे जाने वाले रूल होते हैं, और ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन पर ही एप्लीकेबल होते हैं। इनकी एप्लीकेबिलिटी होती है तब आपको ध्यान में रखना होता है, बड़ी कंपनियों पर एप्लीकेबल। ओके, सो इसके बारे में भी मैंने यहां पर आई थिंक बता रखा है। देखिए यहां पर गैप जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है, जिनको ध्यान में रखते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। हर कंट्री का अपना गैप होता है बेसिकली, याद रखिए। जैसे यूएस में यूएस गैप होता है, इंडिया में इंडियन गैप होता है। ओके, इंडियन गैप इशू किया है आईसीआई ने, और यूएस गैप बनाए एफएसबी ने। ओके, गैप जो होता है वो रूल बेस्ड होता है, याद रखिएगा।
और वाइडली यूज होता है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस भारत में, याद रखिएगा। ठीक है, जिन्होंने इंडियन एएस यूज नहीं कर रहे हैं वो गैप को ध्यान में रखते हुए अपनी अकाउंटिंग करते हैं। जबकि इंडियन एएस क्या है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आईएफआरएस है, याद रखिएगा। ये आईएफआरएस का ही इंडियन वर्जन है। ओके, और ये कंपनियों पर एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड कंपनियों पे जो भारत के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, या फिर ऐसी कंपनियां जिनकी 250 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ है, ऐसी कंपनियों पर इंडियन एएस एप्लीकेबल होता है, याद रखिएगा। ये प्रिंसिपल बेस्ड है, आईएफआरएस से कनेक्टेड है। ओके, तो ये प्रिंसिपल बेस्ड है इंडियन एएस, जबकि गैप रूल बेस्ड है, याद रखिएगा। ग्लोबल कंपैरिजन में ये बहुत लिमिटेड यूज होते हैं, ये आज की तारीख में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, 150 से ज्यादा देशों में आईएफआरएस इस्तेमाल होते हैं। ओके, और गैप में ज्यादा डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं होती है। अगर आप इंडियन एएस की बात करें तो बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। जब आप धीरे धीरे आपका नेटवर्थ एम्पायर बढ़ता जाता है, एक समय बाद फिर आपको सारे कानून नियम सब कुछ ध्यान में रखते हुए हर चीज करनी होती है। ओके, सो मोटे मोटे तौर पर हम यहां पर ये कह सकते हैं कि जैसे AS1 टू AS29 ये इंडियन गैप है, जबकि AS1 टू AS116 ये IND-AS है। ओके, ये ICAI ने इशू किए हैं और ये MCA ने ICAI के रिकमेंडेशन से इशू किए हैं, याद रखिए। सो ये था मोटे मोटे तौर पर 50 ऐसे कोर अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपके सामने किसी भी अकाउंटेंट जॉब के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इन 50 ही क्वेश्चन में एक सिमिलरिटी थी जो आपने अगर नोटिस की होगी, ये सारे प्रॉपर कोर अकाउंटिंग के क्वेश्चन थे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन टैक्स का नहीं था, कोई भी क्वेश्चन आपका जीएसटी, टीडीएस या इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या बैंकिंग से जुड़ा हुआ नहीं था। प्योरली किससे कनेक्टेड थे सारे क्वेश्चन? अकाउंटिंग से कनेक्टेड थे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें और प्रैक्टिकल अकाउंटेंट कोर्स के लिए आप कॉमर्स हब की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।